देख रहे हैं टक्कर। टक्कर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। टक्कर में आज दो बेहद खास मेहमान होंगे आमने सामने, क्योंकि देश की जनता जानना चाहती है कि क्या गुलाबी रंग का हो गया है काला धन। वो ये भी जानना चाहती है कि कतार में खड़े खड़े थक गए हैं हम, सरकार की नजर क्या है हम पर, कब तक रहेंगी ये तमाम बंदिशें, कब मेरा पैसा खुद मेरा होगा। और इन्हीं के बीच सवाल ये भी कि क्या राहुल गांधी के राजनीति की जमीन यहीं से शुरू होगी, नेता बन जाएंगे राहुल गांधी, तो क्या नरेंद्र मोदी के लिए यार पार की लड़ाई होगी सिर्फ राजनीतिक, या फिर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा इसका असर। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ यहां पर मंच पर मौजूद है। सबसे पहले तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, अध्यक्ष AIMIM के, जो हमारे लिए हैदराबाद से आए इस बहस में शामिल होने के लिए आज तक के दशकों। और बेहद खास मेहमान संबित पात्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन पहले एक निगाह डाल लेते हैं कि इस पूरे सप्ताह क्या कुछ हुआ है नोटबंदी के मामले में। एक तरफ देश की संसद गर्म थी, जी हां, हमला जितना करवा लीजिए हमारे देश के सांसदों से, चर्चा मुद्दा सब गायब, अपनी अपनी राजनीति, अपनी अपनी सियासत, और इस बीच देश कतार में खड़ा है। ऐसे वक्त में जब देश की जनता कैश के लिए कतार में खड़ी है, कैश की किल्लत है और 2000 को पा लेने के लिए कोहराम मचा है, ऐसे ही वक्त में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नोटबंदी से पैदा हुई परेशानी पर मजहब का रंग चढ़ा दिया। मगर ओवैसी की बात को सरकार के नुमाइंदों ने सिरे से खारिज कर दिया। जानते हैं लोग, मगर मुस्लिम इलाकों में रहने वाले लोग ओवैसी की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, इसकी पड़ताल आज तक संवाददाताओं ने शहर शहर की। सबसे पहले दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में हालात देखिए। मुझे लगता है पूरे देश के हाल एक जैसे ही हैं, और यदि हम समानता करेंगे तो ग्रामीण इलाकों में मुझे लगता है, जो मैं मीडिया रिपोर्ट देख रहा हूँ, वहाँ ज़्यादा हालात ख़राब हैं। एक ये है, एक उधर 7 नंबर गेट के सामने है, इनमें ही पैसा डलता है, बाकी ना अबुल फजल में डलता है, ना जाकिर नगर में डलता है, ना शाहीन बाग में डलता है। ये परेशानी तो है यहाँ। हमने लखनऊ में लोगों से बात की। काम तो अच्छा ही किया, लेकिन देश में जब ईमानदारी हो तब देश आगे तरक्की की ओर बढ़ेगा। दरभंगा के उर्दू बाजार भी हम गए। नहीं, मुझे तो कोई दुश्वारी नहीं हुई, चूँकि ये जिस क्षेत्र में ATM है, जिस इलाके में, ये मुस्लिम बहुमूल इलाका है, उर्दू बाज़ार दरभंगा का। अभी हम यहाँ आए हैं तो ATM पे एक भी कोई आदमी नहीं है। ज्यादातर जगह लोगों का यही कहना है कि नोटबंदी से हो रही परेशानी के बीच हिंदू या मुसलमान जैसा कुछ नहीं है। जहां है परेशानी वहां है परेशानी, जहां नहीं है वहां नहीं है। मगर सियासत जनता के सलीकों से नहीं, अपनी सहूलियत से चलती है। दिल्ली से संजय शर्मा और दरभंगा से प्रहलाद के साथ आज तक ब्यूरो। तो आइए अब सवाल दागने शुरू करते हैं, और सबसे पहला सवाल मेरा ओवैसी साहब आप ही से है। चाहेंगे कि आप सबूत के आधार पर देश को समझाएं, ये जो आपने कह दिया और ईद का दिन चुना था साहब, नजर कहां थी? नहीं, अब ईद का दिन तो नहीं था, हर आदमी परेशान था। देखिए, आप इसको सियासत कह रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि जनधन अकाउंट खुलने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दीपक मोहंती की रिपोर्ट को जारी किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमेटी ऑन मीडियम टर्म पाथ और फाइनेंशियल इंक्लूजन को जारी किया। ये दोनों रिपोर्ट ये कहते हैं कि मुसलमानों की आधी आबादी भी बैंक से जुड़ी हुई नहीं है। ये दोनों रिपोर्ट ये कहते हैं कि 3% मुसलमान बैंक से जुड़ा हुआ है, और ये भी इस बात को मानते हैं कि मुस्लिम इलाकों में बैंक्स नहीं है और लोन नहीं मिलता। वर्ल्ड बैंक CGAP की रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान में 65% घराने बैंक से जुड़े हुए हैं, मुसलमानों के सिर्फ 50% जुड़े हुए हैं। सेंसस 2011 का डेटा देख लीजिए आप, जो कहता है कि 85% जो मुस्लिम जिले हैं उसमें 95% अडल्ट पॉपुलेशन बैंक से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी अकाउंट भी नहीं है, अगर है तो लोन नहीं मिलता, ATM नहीं है। मैंने और MSME मिनिस्ट्री का वो भी डेटा है। ये 5-6 चीजें हमारे सामने हैं। इसको सामने रखकर अगर मैं एम्पिरिकल एविडेंस पे बोलता हूं तो आप अगर इसको कोई इनकार करता है तो RBI की रिपोर्ट भी कम्युनल है। फिर वर्ल्ड बैंक, सुनिए,
आरबीआई की रिपोर्ट है ये। आपका आरोप किस पर है? कौन करा रहा है? आरबीआई सुनिए, अपने नहीं, से सुनिए, direct नहीं करता अगर या सरकार पैसा रोक रही है इन इलाकों में? आरोप किस पर? अगर मुस्लिम इलाकों में बैंक नहीं है और है भी वहां पर लोन नहीं दे जाते तो आप कैसा एक्सपेक्ट करते? नहीं, मोदी जी ने किया है कि वहां बैंक नहीं सुनिए मैं वही ये मतलब आरोप किसका है सर? देखिए मैं आपका आरोप है किस पर? मैं आपको यही बता रहा हूं कि जनधन अकाउंट की बड़ी मिसालें दी जाती है मोदी सरकार की तरफ से। जनधन अकाउंट के खुलने के बाद की रिपोर्ट है। आखिरी बात यह है कि हर बैंक का एक चेस्ट होता है, वो चेस्ट से पूरे एटीएम्स को पैसा जाता है। मैं आपको आज भी कह रहा हूं, आरबीआई के एक डिप्टी गवर्नर साहब चक्रवर्ती ने कहा, उन्होंने कहा कि पैसा कितना डिनोमिनेशन का निकला, कहां गया, कितनी तादाद में गया, बता दीजिए। मैं भी यही कह रहा हूं कि जो चेस्ट से पैसा जाता है वो हाई वैल्यू डिपॉजिट्स जिस बैंक में होते हैं वहां एटीएम में जाता है, और मार्जिनलाइज एरिया या दलित मुसलमान को जो वहां तक आज अब तक उसमें पैसा नहीं पड़ता है। इसीलिए मिसाल के तौर पर दिल्ली में जामा मस्जिद के लोग कनॉट पैलेस को आते हैं, ओखला के लोग कोई और जगह पे जाते हैं, हैदराबाद में एक बहुत मशहूर इलाका है पंजागुट्टा, वहां पर पूरे हुजूम लगा हुआ है। आप दूसरे मार्जिनल एरिया में जाइए, नहीं आता है। तो ये बराबर हो रहा है। आरोप किस पे नहीं समझ? इससे पहले कि मैं उनको कौन बैंक बदमाशी कर रहा है? आरबीआई की तरफ से बदमाशी है या सरकार? ये सीधा देखिए, आपकी उंगली है किसकी तरफ? सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार में ही एक प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम है माइनॉरिटीज के लिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक प्रोग्राम है। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई जो खास तौर से मुसलमान और दलित जो कैश इकोनॉमी में डील करते उनके लिए तो बहुत जरूरी है। आज आप वहीं पर ही नहीं पहुंचा रहे हैं, जहां जरूरी है वहां नहीं पहुंचा रहे, नजर आपकी कहीं और है। गीता हूं मैं, कुरान हूं मैं, गीता हूं मैं, कुरान हूं मैं, मुझे पढ़ इंसान हूं मैं। आप अगर इंसान की बात करते ना ओवैसी साहब, पहले तो मेरा सलाम स्वीकार करिए, नमस्कार स्वीकार करिए। आप बड़े नेता तब कहलाते जब आप इंसान की परेशानियों की, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में बिल्कुल शांति से सुन रहा था। आप बड़े नेता तब कहलाते जब आप इंसान की परेशानियों और दिक्कतों की बात करते। आप छोटे नेता उस दिन हो गए जिस दिन आपने केवल मुसलमानों की बात की। मेरे निगाह में आज आप गिर गए। दूसरी बात देखिए, हिंदुस्तान की जनता आपका सबसे बड़ा चैनल है, घर घर में लोग इसे सुन रहे हैं, और मैं आज आगाह करता हूं, यह शब्द हटा दीजिए अपने शब्दकोश से कि मुस्लिम इलाका है। कोई इलाका हिंदू इलाका और कोई इलाका मुस्लिम इलाका नहीं है। यह मेरे देश भारत का इलाका है। तो आइंदा ओवैसी साहब, मैं बहुत अदना सा लड़का हूं, आप बड़े लोग हैं, ये अदना सा भारतवासी आपसे एक बात कह देता है, आइंदा ये हिम्मत मत करना आप कि किसी इलाके को ये कह दो कि ये मुस्लिम इलाका है। हम बंटवारा नहीं चाहते। तीसरी बात, आपने सरकार की बात की, मैं सरकार की बात रखता हूं। आपने आंकड़े रखे, आपने कहा 85% मुसलमानों के पास आज तंगी है, अकाउंट नहीं खुले हुए हैं, वहां बैंक नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं साहब, 10 वर्षों तक यूपीए की सरकार में जो राज करती रही, आप उसके कोएलिशन पार्टनर थे। बैंक कोई शुतुरमुर्ग की तरह, कोई फंगस की तरह 4 दिन 5 दिन 3 महीने में नहीं खुलते हैं, इन्हें दशकों लगते हैं। नहीं, जनधन की पर तो आप अपनी पीठ मैं जनधन पर दे रहा हूं, आपने अकाउंट खोला है तो थोड़ा तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप बताइए, 25 करोड़ अकाउंट पहली बार हिंदुस्तान में खोला, क्या नाम पूछ के अकाउंट खोला कि तुम्हारा नाम अब्दुल है या तुम्हारा नाम राम है? नाम पूछ के नहीं खोला। मैं आज ओवैसी साहब से पूछता हूं, ओवैसी साहब ये डॉक्यूमेंट दिखाएं कि अपने क्षेत्र में कितने मुसलमान भाइयों के हाथ पकड़ के आप अकाउंट खुलवाने ले गए थे, कितने बैंक आपने अपने इलाके में खुलवाए। देखिए, आपने बड़ा जनरलाइज कर दिया कि मुसलमान इलाके में बैंक नहीं है। कौन जिम्मेदार है? मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप जैसे मुसलमान नेता, जिन्होंने गरीब मुसलमानों को, वो बाबा बैठे हैं मेरे, देखिए, इनको दबा के रखा वर्षों तक ताकि ये आपका वोट बैंक बना रहे, ताकि इनका अकाउंट ना खुल सके। क्यों नहीं सिखाया आपने वहां बैंक क्यों नहीं खोला इतने वर्षों तक? जवाब सुन। चलिए, मैं जुर्रत करके आपके सामने फिर से कह मैं रहा तो छोटा हूं, मुस्लिम इलाके कह रहा हूं, क्या करेंगे आप? मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आरबीआई की रिपोर्ट वो कम्युनल है कि आरबीआई रिपोर्ट आरबीआई क्या बांट रहा है? आरबीआई की रिपोर्ट दिखाइए, कहां वो अरे कहता है भाई, मुस्लिम। मैं आपको चैलेंज करता हूं, कौन से आरबीआई की रिपोर्ट में मुस्लिम इलाका लिखा हुआ है, दिखा दीजिए। देखिए, नहीं, आप बताइए। आपने एक रिपोर्ट की बात कही, मैं रिपोर्ट चाहता हूं कि देखिए, आरबीआई कोई छोटी चीज नहीं है, एक रिपोर्ट होती है। आप कागज दिखाइए कि फलाने पंक्ति में लिखा हुआ है कि मुस्लिम इलाकों में कम पैसा है। जवाब देने देंगे तो सबर तो करिए। सबर कर रहा हूं साहब, बोलिए। बोलते खैर आपको डिस्टर्ब नहीं किया सर, बोलिए, मैं सुन रहा था। धन्यवाद, सुनिए,
सो आरबीआई बकवास मुस्लिम इलाका होता है सर, शब्दों का चयन ठीक से करें। फिर ठीक है, आप बड़े हैं, शब्दों का चयन ठीक से करें। आरबीआई की रिपोर्ट है, दीपक मोहांती की रिपोर्ट पढ़ लीजिए तो उसमें प्लीज। क्या लिखा है बता तो इसमें दीजिए। लिखा हुआ यह है कि मुसलमानों की आधी आबादी हाँ। बैंक से जुड़ी हुई नहीं है। हाँ। एक और आरबीआई की रिपोर्ट है, कमेटी ऑन मीडियम टर्म पाथ ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, और एडिस का डेटा उन्होंने इस्तेमाल ठीक है, किया है, ठीक है। जिसमें वो कह रहे हैं कि सिर्फ 3% रेट है। ये कम्युनल है। तो कौन जिम्मेदार है ओवैसी साहब? अब देखिए, ये सुनिए। नहीं नहीं नहीं, एक सुनिए मिनट ठहरिए, मैं जवाब- ओवैसी साहब, मैं एक बार बता दूं सुनिए, जवाब दें। 1927 आपने 10 साल का हिसाब मांगा है सर। ठीक है, बोलिए 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 आपने तो बड़े गुनाह की तरफ बोलिए, उंगली बोलिए। उठाई है। जवाब लेते सुन तो हैं। लीजिए ना। बोलिए, बोल वैसे लीजिए, साहब, बोलिए। सुन तो लीजिए, वरना तो डिबेट नहीं होगा। नहीं, आप बोलिए साहब, बोलिए। ठीक है। सुन तो लीजिए। कुंडू कमेटी की रिपोर्ट अक्टूबर 2014 में आपको दी गई। कुंडू कमेटी सेंसस डेटा 2011 का 84% 100% डिस्ट्रिक्ट मुसलमानों के हैं, जहां पर 95% अडल्ट पॉपुलेशन बैंक जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक। ये सब चीजें आपके पास हैं डेटा। मैं आपसे सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूं कि 2.5 साल में आपने क्या किया। यकीनन मैं यूपीए का साथ दिया, और 2012 में यूपीए को छोड़ा भी मैंने, और वो क्यों छोड़ा वो अलग बहस है। और आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि मेरी हिंदुस्तान से वफादारी पर क्यों शक करते हैं आप? किसने कहा? आर्टिकल 30 में अभी कहा आपने। नहीं, आपने मुस्लिम बांट इलाका रहे हैं। शब्द बोला। अरे मुस्लिम वर्ड, आपने केवल मुस्लिमों की बात की। देखिए, आप तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में केवल मुस्लिम रहते हैं सुनिए, क्या? आरबीआई की रिपोर्ट लफ्ज मुस्लिम को इस्तेमाल कर रही है। गलत, अरे गलत। चलिए, अगर ये दोबारा ये मान उत्तर लेंगे, काश मेरे पास आरबीआई की रिपोर्ट अगर होती, मैं अभी दिखा रहा हूं। आरबीआई के रिपोर्ट को पढ़ के आया हूं, मैं उस पर जवाब देता हूं। आप कह रहे हैं ना दीपक मोहंती वाली, मैं पढ़ के आया हूं, मैं उसका जवाब दे देता हूं। अरे आप मान कुंडू लीजिए ना, कमेटी भी मैं बता देता हूं अगर साहब। मैं माफी चाहे तैयार हूं, अगर आप लफ्ज मुसलमान अभी मैं नहीं बोल दूंगा भाई वर्ड्स बता दूंगा क्या रिपोर्ट में लिखा है। रिपोर्ट में लिखा है, आपने 2011 की सेंसस की भी बात की, बिल्कुल सही बात है कि मुस्लिम जो है बहुत बड़े तादाद में बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा नहीं। 2011 में मोदी जी की सरकार थी। कौन जिम्मेदारी? 2015 की जनधन अकाउंट के खुलने के बाद की दोनों रिपोर्टें हैं। अब तो 2011 की सेंसस की रिपोर्ट, 2015 में कुंडू कमेटी की रिपोर्ट, सुन लीजिए, 2014 रिपीट हो रहा की है। मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज मिनिस्ट्री की रिपोर्ट। अगर ये रिपोर्ट झूठ है तो फिर मैं और क्या कह सकता हूं? मैं complete ये कर मुसलमान लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मुसलमान लफ्ज इस्तेमाल और इस चाचा को मैं दबा के नहीं रखा हूं। ये चाचा मेरी बात नहीं सुनेंगे कभी, हरगिज नहीं सुनेंगे। ये अपने मन का फैसला खुद करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं लफ्ज मुसलमान को इस्तेमाल करता हूं, तकलीफ क्यों हो जाती है? मैं बताता हूं, अरे तकलीफ मैं क्यों इस मुल्क का शहरी नहीं हूं क्या? मैं बताता हूं तकलीफ मुझे क्यों हक होती है। हासिल है कि मैं अपनी बात को रखूं, इसलिए कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 30 में मुसलमान शामिल है। आप संपित साहब, आप मुझे कोई रिपोर्ट बता दीजिए मुसलमान मैं अब बताऊंगा, आप सुनेंगे। अब मैंने पूरा सुना आपको, अब सुनिए। बिल्कुल बोलिए। मुझे एक सवाल मैं पूछ लूं, माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए मिनिस्ट्री क्यों रखी है? हटा दीजिए उसको, मैं उसका बंद कर दिया जाए सर। ठीक है, आप सबने सर, जवाब बंद कर दिया जाए। आप सबने सवाल पूछ लिया। अब संबित पात्रा को 20 सेकंड दीजिए जवाब देने के लिए, इतना तो हक बनता है। ठीक, एकदम मुझे सिर्फ प्रॉब्लम इस बात से है ओवैसी साहब कि आप केवल एक समुदाय की बात करते हैं। सुन लीजिए पूरी बात क्यों करते हैं। देखिए, हर चीज में आपको दखल देना है। आपने कहा याकूब मेमन को फांसी इसलिए हुई। सुन लीजिए, मैंने मुझे पूरा करने दीजिए, क्योंकि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व पूरा देखा जाता है, ऐसे एक हिस्सा से नहीं देखा जाता है। आपने कहा याकूब मेमन को फांसी इसलिए हुई क्योंकि इसलिए नहीं कि वो आतंकवादी था, इसलिए कि वो मुसलमान था। एक सेकंड, अब याकूब से नोटबंदी पे नहीं, मैं इनके तरीके से देख रहा हूं। सुन लीजिए, मैं इनके यहाँ नहीं, सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं, सुनना पड़ेगा, सारे लोग कर रहे हैं। सुनना पड़ेगा मेरा। सुन लीजिए ना, ये सुनना पड़ेगा। देखिए, मैं आपसे निवेदन करूंगा, यहाँ हिंदू मुस्लिम मत बनाइए। देखिए, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, यहाँ हिंदू मुस्लिम मत बनाइए। ये भारत की कहानी है, यहाँ हिंदू मुस्लिम मत बनाइए। ये भारत की कहानी है, भारत की कहानी सुनिए, सुन लीजिए प्लीज। यहाँ हिंदू मुस्लिम मत बनाइए। ठीक है, एक सेकंड, नोटबंदी, ठीक है, नोटबंदी। यहाँ हिंदू मुस्लिम मत बनाइए, यहाँ हिंदू मुस्लिम मत बनाइए। मुझे बोलने दीजिए, वापस टॉपिक पे। ठीक है, आप जल्दी अपने पॉइंट्स रखिए। जल्दी नहीं, मुझे वक्त लगेगा पूरा विषय रखने में। नंबर सुन लीजिए, देखिए सर, सुन लीजिए, जनता की बात जानी चाहिए। आप मानते हैं भाई साहब, आप मानते हैं कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रही है सरकार? आप मानते हैं कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रही है?
सेकंड, जल्दी आइए, जल्दी आइए। मेरा सवाल ओवैसी साहब से है। हाँ। मेरा सवाल ओवैसी साहब से है। सर ये बताइए, यहाँ हिंदू मुस्लिम मत करिए, मेरा सवाल ओवैसी यहाँ हिंदू मुसलमान मत करिए, आप हर समय यहाँ ये हिंदू मुसलमान मत करिए कि हिंदू मेरे साथ बांटने की मुसलमान राजनीति खड़ा करते होगा, हैं, ये हिंदू मत मुसलमान की राजनीति करते हैं। क्या ये बताइए, ये नहीं होगा। क्या जब हमारे पुरखे हमारी यहाँ जनता के हिंदू लिए अपनी मुस्लिम जान मत दे गए करिए, थे, यहाँ तो बंटवारा उन्होंने मत तो करिए। मुसलमान नहीं देखा था। ऊपर बैठी उनकी आत्मा आपको जरूर देख रही होगी, कोस रही होगी, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी जान हमारी अखंडता के लिए ना दी होती तो आप आज किसी अंग्रेज की लेटरिन साफ कर रहे होते। सर क्या बात है। और भाषा भाषा मेरे भाई, मेरे मैं जवाब, मुझे मैडम लगता है आपको उनको सॉरी बोलना चाहिए। नहीं मैडम, ये ठीक नहीं, ये आप अपनी भाषा के लिए सॉरी बोलिए। हाँ, मैं अपनी भाषा के लिए सॉरी बोल रहा हूँ। मेरे भाई नाज होगा ना, वो कभी ऐसे शब्द नहीं मेरे बोलेगा। भाई सुनिए, मैडम आपके माता पिता को भी अच्छा मैडम नहीं एक लगेगा। मिनट, मैडम एक मिनट, सवाल सुनिए, पूरा नहीं सुनिए, सुनिए, ओवैसी साहब, रंजना जी, आपकी बात सही है। एक सेकंड, आपकी बात सही है। मैडम एक मिनट, मैडम मैं जवाब दूंगा, प्लीज। अंजना जी, मैं बीच में रह गया था। और भाषा की गरिमा के साथ कोई मैं जवाब दूं, अंजना जी, मेरे भाई, मैं जरूर टॉयलेट साफ अपना रोज करता हूं, मुझे कोई उसमें बुरी वायु बात नहीं लगती। अगर आप अपने घर को बुलाएंगे ना, मैं आपका भी टॉयलेट साफ करूंगा। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप मुझे बोलिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं कि इस मुल्क की आजादी में सबने हिस्सा लिया। आपने नहीं लिया था, मैं इतिहास लेके आया हूं सर। भाई मैं ना, यू डिड नॉट वांट हैदराबाद एज इंडिया। इनकी पार्टी का फाउंडेशन इसी बेस पे था कि हैदराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। था कि नहीं? एक सेकंड, अंजना जी, सब लोग बोलेंगे, एक तो माइक नहीं, आपकी आवाज नहीं जा रही। प्लीज एक ब्रेक के लिए देखिए, ब्रेक के लिए एक ब्रेक। सुन लीजिए मेरी बात, आप ध्यान से सुन लीजिए मेरी, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। जल्दी से दिखाएं। पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। बैठ जाओ सर, आप देखिए अंजना जी, यहाँ हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आपने गरीबों को हटा दिया। अरे बैठ जाइए। अगर ऐसे करेंगे तो हम विषय से बिल्कुल भटक जाएंगे। 20 सेकंड बोल लूं। हम विषय से भटक जाएंगे वापस। प्लीज देखिए, मैं हाथ जोड़ के ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, यहाँ पर कभी भी यहाँ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हमें नहीं लड़नी है, हिंदुस्तान की लड़ाई लड़नी है। कृपया करके इसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई मत बनाइए। हम इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक है, समित लौटने के बाद फौरन आप सवाल यही है कि नोटबंदी के मुद्दे पर लौटने की कोशिश करेंगे और जितने सवाल होंगे सिर्फ और सिर्फ नोटबंदी पर होंगे। टक्कर इस देश के सियासतदानों की या फिर जद्दोजहद उन लोगों के लिए जो कतार में खड़े हैं। तालियां आप बजा सकते हैं अपने लिए, क्योंकि नए सिरे से अब नोटबंदी पर इस चर्चा को वापस लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता यही है लोगों की कि आखिर कतार कब खत्म हो। लेकिन इसी के साथ विड्रॉल लिमिट, सरकार 50 दिन का वादा किया था प्रधानमंत्री ने, खत्म होगा 50 दिन। बिल्कुल प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि 50 दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल होगा और सब कुछ पुनः अपने नॉर्मल स्थिति की ओर वापस आएगा। देखिए, मैं ओवैसी साहब के साथ डिबेट कर रहा हूं, एक महत्वपूर्ण बात है कि ठीक है, नोटबंदी पे लोगों को तकलीफ है। मैं तो आज राजनीतिक पार्टी से कह रहा हूं, अगर तकलीफ जो कि हम भी मान रहे हैं, तो आप लोगों को उस विषय पे डिबेट करना चाहिए, ना कि सियासत करना चाहिए। जब आप कहते हैं कि हां दिक्कत है और पार्लियामेंट नहीं चलने देते हैं, आप कहते हैं हां दिक्कत है और कहते हैं केवल मुसलमानों की बात करेंगे, हिंदुओं की बात नहीं करेंगे, तो यह मैं सोचता हूं कि सियासत हो रही है। लोगों के तकलीफ के नाम पर राजनीतिक पार्टी अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं ओवैसी जी के इतिहास को गिना रहा था, हिंदू मुस्लिम बनाने के लिए नहीं गिना रहा था कि हर चीज पे वो हर विषय को हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। इससे दुख होता है, क्योंकि एक बड़े कद का नेता जब हर विषय को धर्म की लाइन पे बांट देगा। मैंने ऐसे ही याकूब मेमन का उदाहरण नहीं दिया, मुझे भी तकलीफ होती है जब समाज बढ़ता है, इसलिए दिया कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई गलती करेगा तो फांसी पे चढ़ जाएगा। आपने कहा नहीं, याकूब मेमन फांसी पे इसलिए चढ़ा क्योंकि वो मुसलमान था। भारत माता की जय इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है। आप ही के भाई जावेद अख्तर साहब ने कहा ना, अचकन पहनाना, जो आप सुंदर लग रहे हैं अचकन में, अचकन पहनाना तो संविधान ने नहीं सिखाया है, मगर फिर भी आप बड़े प्यार से अचकन पहन, धोती पहनाना मुझे भी संविधान ने नहीं सिखाया है, मगर मैं बड़े प्यार से पहनता हूं। तो आप हर बात पे क्यों हमारे संविधान को जवाब ओवैसी साहब जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात देखिए, फिर ये झूठ बोल रहे हैं। कौन सी झूठ? सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में मुकुल रोहतगी ने 70 दिन कहा, 70 डेज कहा, प्रधानमंत्री 50 दिन कहते हैं। क्या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या मुकुल रोहतगी झूठ बोल रहा है? बता दीजिए आप। 70 दिन उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में खड़े, सुप्रीम कोर्ट में कहा, 70 डेज कहा। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 30 है,
आप ही का मुख्तार अब्बास नकवी उसका मिनिस्टर है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आसमान से तारे तोड़ के ला के दो, मैं आपसे कह रहा हूं भाई बैंक खोलो ना। ठीक है, जो उन्होंने नहीं किया चले गए, आपको 2.5 साल मिले, आपने कितने बैंक खोले, आपने कितने लोन्स दिए। मैं आपको रिपोर्ट्स का हवाला दे रहा हूं, मेरे रिपोर्ट नहीं है। बार बार मजहब की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान इस मुल्क का एक अटूट हिस्सा है। ये मुल्क दुनिया में वाहिद मुल्क है, ये मुल्क को सुपर पावर अगर बनना है, चीन से मुकाबला करना है, तो यहां पर जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उसको लेकर चलना पड़ेगा। और उसको आपको जो सहूलतें कॉन्स्टिट्यूशन ने बात की। सर आपके लिए नोटबंदी में सिर्फ मार्जिनलाइज सेक्शन ही है क्या? इसीलिए मैं क्यों कह रहा हूं, आप पूछेंगे कि 2000 का छोटा नोट क्यों नहीं आया, एटीएम में फिट ही नहीं हो रहा? नहीं सुनिए, आप पूछेंगे कि मैं आ रहा हूं, नोट ही नहीं छापे। मैं आ रहा हूं इस बात पे। इनफॉर्मल सेक्टर में सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज सेक्शन है। 2000 नोट की आप बात करें मैडम, वो तो ताजमहल बनी हुई है, ना तो कोई लेने तैयार है, हम खाली देख के जेब में रखना पड़ रहा उसको, कोई काम ही नहीं आता। तो 2000 नोट का मैं आप मिसाल के तौर पर मुरादाबाद, फिरोजाबाद, अलीगढ़, जरदोजी का काम लखनऊ में होता है, हिंदू अखबार की रिपोर्ट है। अच्छा, कल खुद हिंदुस्तान टाइम्स में आरएसएस की रिपोर्ट है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लोग परेशान हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, मैंने लिखा ये। अब बताइए, आप ही का आलमा मैटर, आप ही के उस्ताद अगर लिख रहे हैं तो असदुद्दीन ओवैसी गुनाहगार कैसा होगा फिर? मैं इसका उत्तर देता हूं। हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा, इसका उत्तर देता हूं। मैं इसका उत्तर देता हूं। जी। देखिए, नंबर 1 आपने ठीक कहा कि लघु उद्योग के लोग अभी फिलहाल कुछ परेशान होंगे, और हमारे अल्मा मैटर अर्थात आपने संघ की तरफ उंगली उठाया और कहा कि उन्होंने छापा है। संघ तो अपना काम बिल्कुल ठीक से कर रही है। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि हिंदू ज्यादा परेशान है, उन्होंने कहा लघु उद्योग। आप भी तो वही शब्द का प्रयोग कर सकते थे, आपने क्यों मुसलमान शब्द का प्रयोग कर दिया? दूसरी बात मैं कंप्लीट कर लूं, देखिए, और दूसरी बात, आप यहां भी जरदोसी, जरी, आप यहां भी अपना एक सेक्टर ढूंढ रहे हैं। देखिए प्लीज, इतना ही कहना है, हिंदुस्तान को इन कड़ियों में मत बांटिए। आप मार्जिनलाइज सेक्शन की बात करना चाहते हैं, हिंदू क्या मार्जिनलाइज नहीं है? क्या जो बिहार से आके यहाँ काम कर रहा है, जिस आप बोल रहे हैं कि उसको भी परेशानी है, क्या वो हिंदू या मुसलमान है? अरे भैया, वो गरीब है। कोई भी जो यहाँ बैठा था उसने जरदोसी में मजहब देखा था क्या? नहीं देखा था। जितने लोगों ने देखा था हाथ उठाइए। जितने लोगों को लगा था, किसी को समझ नहीं आया था, संबित जी ने पकड़ लिया। संबित जी, ये कौन सी कला है सियासत की इस देश में? क्योंकि उन्होंने वही किया था। मजहब होता है, क्योंकि उन्होंने वही किया था। देश में जरदोसी का भी आप लोग मजहब निकाल लेते हैं। बिल्कुल वही किया था उन्होंने। काम का भी जरदोसी का प्रयोग क्यों किया, आप इनसे खुद पूछिए। मैं बताता हूं, उन्होंने जरदोसी का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि उनको प्रूफ करना था कि मुसलमान वहां ज्यादा है, मार्जिनलाइज सेक्शन के बारे में बात करनी थी उनको। मैं बताता हूं भाई, इतना बेसब्र मत हो जाओ। मुख्तार अब्बास नकवी की मिनिस्ट्री में सीखो सिखाओ एक स्कीम का नाम है, उड़ान एक स्कीम का नाम है, उस्ताद भी एक स्कीम है, उस्ताद भी है, एम्ब्रॉयडरी की स्कीम है, जरदोजी क्या मार्स की स्कीम है, आप ही की मिनिस्ट्री की स्कीम है। आप ही दे रहे हैं इन तमाम ब्रासवेयर, ग्लासवेयर। तो वही तो मैं बता रहा हूं, आप दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? माइनॉरिटीज। आप जानबूझ के केवल माइनॉरिटी स्कीम्स लेके आ रहे हैं। सुनिए, माइनॉरिटीज में होम मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन में मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, जैन है। अगर मैं मुसलमान बोल रहा हूं तो अरे भाई, आप बुरी बात क्या है? मैं बताता हूं क्या बुरी बात है। मैं बताता हूं क्या बुरी बात है। के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। वैसे साहब, ये हम क्यों ना आपसे पूछें कि आप एटीएम कितने कम है देश में? सिर्फ 2 लाख है 125 करोड़ पे, उसमें से 60,000 काम करते हैं। ये सब क्यों नहीं बोल रहे? बिल्कुल क्यों नहीं कहते कि अंजना जी, 2000 का नोट छोटा क्यों छापा? मैडम, ये क्यों नहीं पूछते कि नोट ही नहीं छापे आपने, तैयारी नहीं की है आपने? ये क्यों नहीं बोलते सर? आप एटीएम की बात कर रहे हैं ना? हाँ। जहां भी हाई डिपॉजिट्स एरिया हैं पूरे हिंदुस्तान में, वहीं एटीएम काम कर रहा है। दूर दूर से लोग बस 15-15 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर के उस एरिया में जाकर एटीएम से पैसा निकाल। तो आप उसको हिंदू मुसलमान क्यों बना दिया? हाई डिपॉजिट लो डिपॉजिट एरिया बना देना। लो डिपॉजिट तो मेरी बात, अरे आप लोग मेरी बात ही मुकम्मल करने पूरी कर ले। नहीं, मैं कह रही हूँ कि सर, अगर मान लीजिए इन्हें तकलीफ है या वाकई आपको लगता है वहां नहीं, तो दूसरे इलाके से ले सकते हैं। हम लोग भी कई जगहों पर जा रहे हैं। अरे मैं क्यों जाऊं दूसरे इलाके को? मैं क्यों जाऊं? मेरे घर के सामने अगर एटीएम है तो पैसा पड़ना चाहिए उसमें, क्यों नहीं पड़ेगा वहां पर? मैं क्यों जाऊं? सर्दी में जाकर 10-10 घंटे ठहरू। मेरा घर अशोक रोड पर है, इलेक्शन कमीशन के बाजू पंजाब नेशनल बैंक का है, चल के देखिए। मैं रात में जाके 3 दिन पूछा लोगों से, भैया बताइए बोला है मुझे 50 सेकंड कहां से आए आप? तो बोल रहे हैं सर हम 10-10 किलोमीटर दूर से आए हैं। क्यों हो जाएंगे?
उनके घर के सामने एटीएम डाली ना पैसा। अब मैं मुझे गवर्नमेंट से please- रिक्वेस्ट, सभी जान रहे हैं, यही मैं कह रही हूं, गवर्नमेंट ये से देश के इतना हर ही कह नागरिक रहा की हूं दिक्कत है। कि आपके जो ये हिंदू या मुस्लिम की दिक्कत नहीं है सर, ये हर नागरिक की दिक्कत है। कई यहाँ पर ऐसे होंगे जो कि अगर आप रिपोर्ट को नहीं मानना चाह रहे तो मैं आप पे छोड़ता हूं, अंजना जी, मगर मेरा अब मैं केस आना मैं रख चाहूंगा रहा हूं यहाँ इस पे। रिपोर्ट के ऊपर। ठीक है, जल्दी से सर, मैं ना, चाहता हूं जल्दी आप एक लोग सुन लीजिए, सवाल तैयार बहुत रखें। देर इन्होंने बोला है, मुझे प्लीज बोलने दीजिए। नंबर 1, बार बार ओवैसी साहब कह रहे हैं क्या गड़बड़ी हो गई अगर मैंने मुसलमानों की बात कर दी, इसमें कौन सा भूकंप या भूचाल आ गया जो मैंने कह दिया कि मुसलमानों की गड़बड़ी है। मैं आपको बताता हूं, यही कोई धोती पहन के, कोई टीका लगा के विश्व हिंदू परिषद का आदमी या कोई साधु या साध्वी कह देती ना कि ये हिंदुओं के इलाके में पैसा नहीं आता तो पूरे देश में गजब डा जाता। ये हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं, ये हिंदुत्व बनाना चाहते हैं। यही ओवैसी साहब पार्लियामेंट में चिल्ला रहे होते और आज में बोल रहे हैं कि मैं मुसलमानों की बात क्यों ना करूं। क्यों करेंगे केवल मुसलमानों की बात, सबकी बातें क्यों नहीं करेंगे। दूसरी बात, रिपोर्ट पे आता हूं मैं। आप रिपोर्ट पढ़िए, मैं आप सबको बता रहा हूं इंफॉर्मेशन के लिए, बहुत होगा तू मैं। अब मैं हकीकत बताता हूं। रिपोर्ट में लिखा है कि हां, सचर कमेटी की रिपोर्ट भी आई कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है। 2000 कोई पिछड़ ये 2.5 साल में नहीं गया, कोई 2.5 साल में आके हमने आपके बैंक नहीं छीन लिए। 70 साल से मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, आपको इस्तेमाल किया गया, आज बिल्कुल इस्तेमाल किया गया। आज मैं बहुत कष्ट के साथ कह रहा हूं ओवैसी साहब, आप जैसे नेताओं ने कभी भी इनको नहीं कहा कि बैंकिंग सिस्टम में पैसा डालो। जब ये पैसा डालने जाते थे बैंकिंग सिस्टम में, आप कहते थे ये अन इस्लामिक है, इस्लाम अलाउ नहीं करता है बैंकिंग सिस्टम, और आज अचानक कह रहे बैंक क्यों नहीं खोला। मुझे याद है जब आपके क्षेत्र में बैंक खुलना था ना, आप लोग कहते थे ये तो इस्लाम के खिलाफ है, बैंक कैसे खोल दोगे, और आज आप बोल रहे बैंक क्यों नहीं खोला। मैं संप्रीत को चैलेंज कर रहा हूं, मेरा कोई एक स्टेटमेंट दिखा दें जो ये कह रहे हैं। मेरे को स्टेटमेंट पढ़ने कहां दे रहे हैं, मैं तो ऐसे स्टेटमेंट पढ़ दूं कि सब भूकंप आ जाएगा। भूकंप आ जाए ना, आ जाए भूकंप। देखिए अगर भूकंप, सुनिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बैंकिंग सिस्टम में मैं बैंक्स को खोलने की बात कर रहा हूं। आपके प्राइम मिनिस्टर जाकर हमारे प्राइम मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब जाकर नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ओवैसी एग्रीमेंट साइन करके आए। ये गलत बात जब है। मुसलमान याद नहीं आया, मुसलमान इलाके बोलेंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है। नहीं अंजना जी, मैं पूछता हूं ओवैसी जी के प्राइम मिनिस्टर कौन है। मेरे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, तो ओवैसी जी के प्राइम मिनिस्टर कौन है। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, चलिए नहीं अभी भी नहीं, ना आपके मुल्क के नहीं, आपके मुल्क के आप बोलेंगे आज कि मेरे मुल्क के मेरे प्राइम मिनिस्टर, बोल के दिखाइए। नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? यही पार्टीशन है, ये अपने प्रधान, मेरी मर्जी नहीं होता है साहब, आप एक पार्लियामेंटेरियन है। सुन लीजिए, एक पार्लियामेंटेरियन जो अपने प्राइम मिनिस्टर को अपना प्राइम मिनिस्टर, अपने मुल्क को अपना मुल्क नहीं कह सकता, ये बंटवारा नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। अब सवालों के साथ हाथ उठाइए। आप सवाल पूछना चाह रही थी, आप सवाल पूछे, आइए पूछे, आप पूछे, जल्दी पूछे सवाल पूछे। आप कोई और पूछना चाहता है? चलिए पूछो उठो। ये ओवैसी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि सवाल पूछे सर, सर्टिफिकेट बाद में देंगे सबको मिलकर, ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुल्क का जो भी ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं और हमारा इस्लाम भी कहता है जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की मोहब्बत होना जरूरी है। नोटबंदी, पैसा, कतार, सड़क, आदमी, बैंक, काला धन, गुलाबी नोट, सवाल नोटबंदी पे पूछिए प्लीज। आप सबसे मेरा निवेदन है नोटबंदी पे। देखिए, नोटबंदी आपने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया, लेकिन इसको आपने लीगली एक तरीके से जमीन पर लाना नहीं चाहा, तैयारी नहीं की। हाँ, जल्दी ये जो नोटबंदी का मसला है पात्रा जी, इसकी आपने सही से तैयारी नहीं की। जो आज लोग मर रहे हैं लाइनों में, उनका भी आप ख्याल कीजिए, उन्हें कुछ दीजिए। ठीक है, इसका जवाब भी लेंगे। 3-4 सवाल लेते हैं, उसका देखिए बाद जवाब। मेरा सवाल समित पात्रा जी से है कि इनका नोटबंदी का ये भी मकसद था कि आतंकवाद खत्म हो, लेकिन कल ही आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के बैंक से 20 लाख रुपए चुराए हैं। आतंकी नहीं रोक रहे, आप आइए आगे पूछ। ये नकली नोट अभी भी छापे जा रहा है, अभी भी वो बंद नहीं हो रहा, पकड़ा है, पंजाब से पकड़ा है, अन्य जगह से पकड़ा है, तो उसपे ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, फिर इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। नोटबंदी पिछले 2 बार हो चुका है, तीसरी बार है, तो अब क्या ये आखिरी बार होगा या और भी बार होने का चांसेस है?
इससे क्या फायदा होगा? क्या हासिल, क्या फायदा? हम कतार में खड़े हैं, गुलाबी नोटों को बिस्तर के नीचे सजाया जा रहा है अभी से। गुलाबी क्या नया काला धन हो गया? 4 प्रश्न पूछे गए, मैं 10 सेकंड में उत्तर देता हूं। बंधु, आपने पूछा कि नोटबंदी क्या यह आखिरी बार होगा? आप देखिए, कल मोदी जी ने कहा 1971 में वांगचू कमेटी की रिपोर्ट आई, उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि नोटबंदी करने से देश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, मगर इंदिरा जी ने कहा नहीं, इससे मेरे वोट कम हो सकते हैं, मुझे जीतना जरूरी है। देश का जीतना जरूरी नहीं है, कांग्रेस का जीतना जरूरी है। मोदी जी ने ऐसा नहीं सोचा। दूसरी बात, आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ, नक्सलवाद समाप्त नहीं हुआ। देखिए, नक्सलवाद में तो ये अब रिपोर्ट भी आ गई, अंजना जी भी मानेंगी कि सबसे ज्यादा नक्सलियों ने अगर सरेंडर किया है 539 एक महीने में, तो नोटबंदी के कारण किया है। तीसरी बात, देखिए बंधु, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक दिन में समाप्त हो जाएगा। ये बहुत बड़ी लड़ाई है। आज लड़ाई शुरू हुई और परसों हम जंग जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आज लड़ाई का ऐलान हुआ है, थोड़ा सब्र तो धरे। आप ही का देश, आपके प्रधानमंत्री आप ही के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा, नोटबंदी को जो फेल किया बैंक के लोगों ने किया, तो क्या बैंक में मोदी जी के घर से लोग लगे हुए या हमारे बीच में से हैं? ये हमारी जिम्मेदारी। वेरी गुड। अच्छा, तो मोदी जी बैंक के प्राइम मिनिस्टर नहीं है? ओहो, आप यहीं अटके हुए हैं अभी तक। बैंक के प्राइम मिनिस्टर काम कर रहा है, वो मैनेजर मेरा पिता भी हो सकता है। सुनिए मेरी बात, सुनिए। जिम्मेदारी है। अरे भाई, ये पब्लिक की जिम्मेदारी है। देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर ने फैसला लिया है तो ये प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि उन सुनिए नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल, सुनिए बात, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि जो उन्होंने शुरू किया उसको पूरा करें। 17.165 बिलियन 500 की नोट थे। आपको मालूम, SPMCIL जो प्रिंटिंग कंपनी है, 3 महीने से उसका MD नहीं है, उसका MD नहीं है, MD नहीं है उसका। आप कौन सी तैयारी करें प्राइम मिनिस्टर? मैं उत्तर दे दूं। मेरा सवाल समित पात्रा जी से है। समित पात्रा जी, जो मोदी जी ने ये नोटबंदी करी है, इससे बेनिफिट क्या होगा? कि ऐसा ना हो आपके अध्यक्ष बाद में फिर बोलने के जुमला था, जैसे कि आपके अध्यक्ष ने पहले बोल दिया और पब्लिक ने आपका पूरा साथ दिया। 125 आदमी मर गए, क्या 125 आदमी को आप कहेंगे मरे? क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर आपके किसी पार्लियामेंट्री प्रधानमंत्री किसी ने नहीं एक्सेप्ट किया। जल्दी से ये जल्दी नहीं, इतना बड़ा काम, ये नोटबंदी में भी जल्दी बता दो, जल्दी बता दो क्या फायदा होगा। ऐसे नहीं चलता है देश मेरे बंधुओं, हाथ जोड़ के सुनिए। ये आपके लिए ही हुआ है, इतना बड़ा कदम उठाया गया है, 1971 से चल रहा था। कोई हिम्मत, देखिए सबको पता है, इस कमरे में बैठे एक एक व्यक्ति को, सर आपके पास माइक नहीं है, मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए, एक एक व्यक्ति को पता है कि देश में भ्रष्टाचार का जाल फैला हुआ था, काला धन था और इससे क्या नुकसान हो रहा था, और सबको पता है कि बदलना था। हिम्मत बदलने की कोई नहीं कर रहा था, कोई तो लड़ाई शुरू करेगा। इसकी बेनिफिट सिर्फ परसों ही बेनिफिट आ जाए ऐसा नहीं होता है। मैंने बेनिफिट गिनाए हैं आपको, थोड़ा सब्र धरिए, टैक्स बेस बढ़ेगा। मैं एक छोटा सा, देखिए सबसे ज्यादा प्रश्न मेरे पास आ रहा है, मुझे उत्तर तो देने दीजिए। नंबर 1, मैं एक उदाहरण देता हूं। 7 वर्षों से हो चुका है, वक्त खत्म हो चुका है जल्दी से, मगर कंक्लूडिंग। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हम सब कहते थे ना कि देश कब बदलेगा, और हम सब कहते थे मोदी जी को इतना बड़ा मैंडेट मिला, वो कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, बड़ी बात कुछ नहीं कर रहे हैं। आज उन्होंने एक बड़ी बात की है, देश बदलने के लिए की है, आपकी जिंदगी बदलने के लिए की है। थोड़ा सब्र हम सबको रखना पड़ेगा, और याद रखिए, हिंदू मुस्लिम में नहीं बंटना है, हम सबको हिंदुस्तानियों की तरह लड़ना है। सब्र 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 के लिए आप तैयार हैं? सब्र के लिए आप तैयार हैं? जल्दी से वैसे साहब, एक सेकंड। अरे ठहरिए भाई, मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क ये है कि इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट्स ने कह दिया है कि हिंदुस्तान का 2 से 3% GDP का नुकसान होगा। एक GDP होता है 1,30,000 करोड़ का, यानी 3,90,000 करोड़ का लॉस होने वाला है। और ये हम 7% पे कब जाएंगे? 5 साल के बाद जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे। जब 7.6 तो आएगा, आ गए तब मानने रहे थे कि 7.6 हो गया, आज कह रहे कम हो जाएंगे। फिर आप बीच में बोल रहे 7% से GDP 4% पे जाएगा। मेरी बात लिख लीजिए। मैं लिख देता हूं, नहीं जाएगा, आप मेरी बात लिख लीजिए। पूरा सिला जाता है मोदी जी के ऊपर। 120 लोग मारे गए, गरीब तबाह हो चुका है। 4.8 पे लाके छोड़ा था GDP, हम 10 पे लेके जाएंगे। मेरी बात लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए। 4.8 पे छोड़ा था। इस मुल्क में एम्प्लॉयमेंट 5% हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट। अब पेट्रोल में कल 2 रुपये बढ़े, लिख के दे रहा हूं 3 महीने में 4 रुपये और बढ़ेंगे, 6 रुपये बढ़ेगा पेट्रोल का। देखिए, इसी के साथ हम इस एक लाइन बोल लीजिए। देखिए, मैं सिर्फ एक लाइन इतना कहूंगा, जो साईं बाबा के लिए कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी। हमें इसी के साथ इस बहस का अंत करना पड़ेगा। 50 दिन देश के प्रधानमंत्री ने देश से मांगा था,
पांचवा हिस्सा लगभग इसका चौथा 4/5 जो है हिस्सा वो निकल गया है। 10 दिन बाकी है। देश को देखना है कि उस पार है क्या देश के लिए। देखते रहिए आज तक।